नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम नवीन कुमार मीणा, पोस्टेड इन NWA पुणे एज ए जूनियर इंजीनियर। जैसा कि मुझे हमारे श्रीनिवास सर जो DDNC हैं NWA में, उन्होंने बताया था कि एक जैम पे थोड़ा इंट्रो देना है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक PPT तैयार की हुई है। एक्चुअली जेम के बारे में तो आप सब जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि आजकल जेम मैंडेटरी हो गया है। कोई भी चीज़ परचेज करनी है, इवन 1 रुपए की भी चीज़ आपको परचेज करनी है तो जेम से ही करनी है। क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री भी आपको 5 तारीख से पहले एक मेल भेजती है। उस मेल में आपको फिलअप करना पड़ता है कि आपने कौन कौन से आइटम जेम से खरीदे, कौन से आइटम आपने बाहर से खरीदे, और बाहर से खरीदे तो क्यों खरीदे, उसका सबका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे भी हम देते हैं एवरी मंथ 5 तारीख से, 5 तारीख से पहले। तो उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा एक इंट्रो कर लेते हैं। जैम बेसिकली लॉन्च हुआ था 9 अगस्त 2016 को, जैसा कि हम सब जानते हैं इसके बारे में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मैंडेटरी कर दिया गया था। कोई भी चीज़ परचेज करनी है आपको गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई भी प्रिक्रूरमेंट करना है तो आप जेम से ही करोगे। एज पर GFR 2017 रूल नंबर 149 में क्लियरली लिखा हुआ है कि परचेज एनी गुड्स एंड सर्विस थ्रू जेम इज मस्ट। जेम में बहुत सी चीज़ें हैं, सर्विसेज भी हायर कर सकते हो, और कोई भी गुड्स आइटम, अगर कुछ भी आइटम आपको उसमें नहीं अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्टेशन डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा रिक्वेस्टेशन कहाँ पे डालनी है, तो आप रिक्वेस्टेशन भी डाल सकते हैं। और उसके बावजूद भी वो जेम पे अवेलेबल नहीं हो रही है तो उस केस में हम सिंगल कोटेशन या फिर दूसरे रूल के अकॉर्डिंग LPC तब जा सकते हैं। तो उसका जस्टिफिकेशन हमें भेजना पड़ता है मिनिस्ट्री को। आज की डेट माने तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 3 लाख सेलर आर वर्किंग ऑन जैम। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और धीरे धीरे इसको और ब्रॉडली किया जा रहा है और रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में इसका 4th वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। अभी जस्ट कोरोना के काल में ही हुआ है, अगस्त में। तो उसमें काफ़ी सारी इन्होंने अपडेट किए हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें नई लाए हैं ये। तो इस पर हायरिंग ऑफ सर्विस आउटसोर्सिंग कैन बी प्लेस्ड ऑन जेम। इस पर हम सर्विस भी हायर कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग जो हम यहाँ पे ऑफिसों में रखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसों में, वो भी इसके थ्रू हम जेम के थ्रू उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, आउटसोर्स वालों की। एक्चुअली जेम इज डायनेमिक, सेल्फ सस्टेनिंग एंड यूजर फ्रेंडली पोर्टल फॉर परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विस। ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब जेम लॉन्च हुआ था उस समय इसका क्या चीज़ थी, इसमें क्या नया नया ऐड होते होते अभी 4th वर्जन में ये कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हुई है। जब ये 2016 को 9 अगस्त 2016 को जब ये लॉन्च हुआ था, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन था कि हम कोई भी आइटम खरीदा, कोई भी आइटम लिया, ऐड टू कार्ट किया और परचेज कर लिया सीधा। कोई L1 करने की, कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, जेम अलग अलग वर्जन के साथ में अपने न्यू फीचर्स एडेड करता गया, तो अभी जेम के पास 3 ऑप्शन हैं, हमें वो 3 ऑप्शन देता है। अभी हम धीरे धीरे इसको देखते हैं। 3 ऑप्शन वाज ऑन जेम अप टू 2019, जब वर्जन 3 था। अभी इसका वर्जन 4th है इस समय। जब 3 ऑप्शन थे जेम के 2019 में, पहला ऑप्शन था कि आप अप टू 50,000 यू कैन परचेज डायरेक्ट, आपको कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन था कि आप 50,000 अबव जा रहे हो और अप टू 30 लाख, 50,000 से अबव एंड 30 लाख से बिलो, L1 इज मस्ट कंपल्सरी अमॉन्ग 3 फर्म, और वो भी 3 फर्म अलग अलग कंपनी, डिफरेंट कंपनी की होनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन था बिडिंग एंड RA जिसको रिवर्स ऑप्शन, ये ऑप्शन था। अबव 30 लाख अगर हम कोई भी आइटम खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको बिडिंग इज
कंपलसरी, बिडिंग पे जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ें थे इसके थर्ड वर्जन में। अब जैसे टाइम स्पेंड होता गया तो अभी इसका लेटेस्ट वर्जन आया है अगस्त में, इसी कोरोना काल में फोर्थ वर्जन इसका आया है। फोर्थ वर्जन में इन्होंने क्या किया कि थोड़ा इसको फिल्टर किया, और फिल्टर होने के बाद में एक्चुअली क्या होता था थर्ड वर्जन में, पहले वेंडर का नाम भी शो होता था कि ये वेंडर है और यहाँ से है, तो लोग बाग उससे पहले फ़ोन करके बोल देते थे, पता भी लग जाता था कि ये वेंडर है। अभी इन्होंने फोर्थ वर्जन में जैसे जैसे फिल्टर किया है तो इन्होंने वो वेंडर का नाम वहाँ से डिसेबल कर दिया। वेंडर का नाम आपको नहीं दिखेगा, और ये भी नहीं दिखेगा आपको कि ये कौन से स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये कुछ भी नहीं देख सकते हैं आप वहाँ पे। तो इसके फोर्थ वर्जन में इन्होंने वही, जैसे थर्ड वर्जन में 3 ऑप्शन थे तो फोर्थ वर्जन में भी वही 3 ऑप्शन, वो सेम है 3 ऑप्शन, लेकिन उन्होंने अमाउंट का जो है था वो रिड्यूस कर दिया। पहले डायरेक्ट परचेजिंग का ऑप्शन था अप टू 50,000, लेकिन अभी इन्होंने अप टू 25,000 ओनली यू कैन परचेज डायरेक्टली, नो कंपेरिजन इज रिक्वायर। लेकिन दूसरा इसका ऑप्शन है कि अप टू 5 लाख, अबव 25,000 एंड बिलो 5 लाख, L1 अमॉन्ग 3 फर्म इज मस्ट कंपल्सरी, आपको L1 करना ही है, अदरवाइज आप चीज़ें नहीं खरीद सकते। थर्ड ऑप्शन सेम, बिडिंग रिवर्स ऑक्शन। पहले ये था कि 30 लाख से 30 लाख से अबव कोई भी आइटम खरीद रहे हैं तो आपको बिडिंग करनी है, लेकिन अभी इन्होंने वो रिड्यूस करके सिर्फ 5 लाख, अबव 5 लाख के पास आप 1 रुपये भी ज़्यादा जा रहे हो कोई आइटम परचेज करने के लिए तो आपको बिडिंग या RA ऑप्शन करना ही पड़ेगा। बिडिंग के बारे में सब जानते हैं कि बिड कर देते हैं, लेकिन RA का ऑप्शन कहाँ आता है? RA का ऑप्शन जब आप बिड फिल करोगे, बिड आप फ्लोट करोगे तो उसी में एक आपसे पूछता है आर यू इंटरेस्टेड इन रिवर्स ऑक्शन RA, तो वहाँ पे अगर आप उसको क्लिक करोगे तो बाद में जब L1 निकलने के बाद में फिर वो रिवर्स ऑक्शन का प्रोसेस चालू होता है। रिवर्स ऑक्शन में आपको L1 की प्राइस दिख जाती है, वेंडरों को उसकी प्राइस दिख जाती है, फिर उसके बाद में वो L1 होते होते आप जितना टाइम दोगे, लास्ट अमाउंट आपके पास क्या आया, तो उससे भी हमें बहुत सुटेबिलिटी मिलती है। अभी इन्होंने फोर्थ वर्जन में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें एडेड की हैं, वो भी मैं आपको एक ब्रीफली थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन बिड में एक क्लैरिफिकेशन डाला था कि बायर मे नाउ सीक clarification and call for missing and lacking documents from bidders online through GEM portal during technical evaluation of bid for proper evaluation of bids। इसमें पहले क्या था कि हमारे पास कोई भी मिसिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, जैसा कि हम ऑफलाइन में करते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो हम सीधा उसको रिजेक्ट कर देते थे या फिर उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते। तो इसमें ऐसे ही जेम में भी है कि अगर आपके पास जब आपने एवोल्यूशन पे गए, आप टेक्निकल एवोल्यूशन पे गए और किसी का मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप उसको ऑनलाइन जेम के थ्रू ही आप उससे बोलो कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कृपया प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट डालें। आप ये चीज़ अपने प्रॉपर एवोल्यूशन के लिए ये चीज़ से मंगवा सकते हो। लेकिन ये फैसिलिटी कब अवेलेबल हुई? जब टेक्निकल बिड ओपन हुई आफ्टर 12/8, क्योंकि ये फोर्थ वर्जन अगस्त में ही आ चुका था। तो 12 अगस्त के बाद में जो भी टेक्निकल बिड ओपन हो रही है उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी वेंडर से मिसिंग हो गया है, गलती से नहीं डल पाया है, तो वो आप उससे ऑनलाइन थ्रू जेम मंगवा सकते हो। अब आपने जो रिजेक्शन किया है, डिस्क्वालीफाई किया है सेलर को, उसकी बिड को आपने डिस्क्वालीफाई किया है, उसका रीजन उसके पास जाता है, वो शो होता है उनके पास में। तो उसका जो रीजन का होता है रिजेक्शन, वो भी हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए। हुज सेलर डिस्क्वालिफाइड इन टेक्निकल एवोल्यूशन बाय बायर, seller can raise one time representation to challenge rejection for any incorrect disqualification within 48 hours
आफ्टर टेक्निकल एवेल्यूएशन इज कंप्लीटेड बाय बायर। इसका मतलब है कि आपने किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया है और उसको वो गलत लग रहा है कि मैं इससे डिस्क्वालीफाइड नहीं होऊंगा, तो वो विद इन 48 आवर में, आपने मान लो टेक्निकल एवेल्यूएशन ख़त्म कर दिया, उसके विद इन 48 आवर में वो आपको एक बार उस रिजेक्शन के लिए चैलेंज कर सकता है। अगर 48 बियॉन्ड 48 आवर हो गया तो सेलर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन विद इन 48 आवर में वो वन टाइम रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, अपना रिजेक्शन चैलेंज कर सकता है रिजेक्शन के लिए। बायर विल बी रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड टू ऑल रिप्रेजेंटेशन बिफोर प्रोसीडिंग विद द फाइनेंशियल बिड ओपनिंग। बायर की भी ये ड्यूटी बनती है, उसको जो भी रिप्रेजेंटेशन आए हैं, जिस भी डिस्क्वालीफाई सेलर से जो भी रिप्रेजेंटेशन आया है, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा फाइनेंशियल बिड ओपनिंग से पहले। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी नई आई हुई हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो हम सीधा उसको रिजेक्ट कर सकते थे। अभी ये चीज़ें आई हैं कि आप विद इन आप उनसे मंगवा सकते हो, और अगर उनको भी आपका रिजेक्शन का रीज़न सही नहीं लगा तो वो विद इन 48 आवर में आपको चैलेंज कर सकता है। अब वेंडरों के पेमेंट के बारे में इश्यू रहता है, तो उन्होंने वेंडरों के बारे में भी सोचा है, और वेंडर के बारे में सोच के उन्होंने एक पेमेंट पे भी अपडेट डाली हुई है। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सिस्टम विल नॉट अलाउ द सेलर टू अलाउ जनरेट इनवॉइस इफ डिलीवरी पीरियड ऑफ एन ऑर्डर हैज़ पास्ड। मान लो आपका डिलीवरी पीरियड आपने उसको 15 डेज का दिया या 45 डेज का दिया। फर्नीचर केस में एक्चुअली 45 डेज ही रहता है, और सम आइटम्स में 15 डेज का भी रहता है। तो मान लो आपने 15 डेज का उसको डिलीवरी पीरियड दिया, अब वो 15 डेज में वो आइटम नहीं प्रोवाइड करवा पाया, तो जो वो इनवॉइस जनरेट कर रहा है और उसका डिलीवरी पीरियड समाप्त हो चुका है, तो वो इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक बायर के पास दोबारा रिक्वेस्टेशन नहीं भेजे, कि कोई मेल नहीं करे कि प्लीज़ एक्सटेंड द डिलीवरी डेट। तब उसके बाद में भी जब वो डिलीवरी डेट के एक्सटेंशन करेगा तो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर नया बनेगा। हालांकि अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नंबर रिफ्लेक्ट जरूर होता है। उस केस में वो इनवॉइस जनरेट कर सकता है, अदरवाइज एक बार डिलीवरी पीरियड निकलने के बाद में वो इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता है। द सेलर मस्ट ऑल्सो सबमिट द प्रूफ ऑफ डिलीवरी बिफोर डिलीवरी पीरियड हैज पास्ड। डिलीवरी डेट से पहले ही उसको प्रूफ ऑफ डिलीवरी सबमिट कराना पड़ेगा ऑनलाइन पे ही, कि आपने किस चीज़ से भेजा है, ट्रैकिंग आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उस जेम पे डालनी पड़ेंगी, अपलोड करनी पड़ेंगी। ये वेंडरों के बारे में है। वेंडरों को ज़रूर सेलर को प्रूफ ऑफ डिलीवरी अपलोड करनी पड़ेगी। अब वो उन्होंने तो अपलोड कर दिया है, लेकिन इसमें हमें उनकी तरफ से उनका काम हो गया है, लेकिन कई बार सोचते हैं वेंडर की हमने तो हमारा काम कर दिया है लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आ रही है। तो उस केस में इन्होंने एक ये भी फिल्टर किया है कि अगर कंसाइनी इफ कंसाइनी डज नॉट जनरेट द पीआरसी विद इन 4 days फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी एज पर द प्रूफ ऑफ डिलीवरी सबमिट बाय सेलर, पीआरसी विल जनरेट ऑटोमेटिकली। उसने प्रूफ ऑफ डिलीवरी सबमिट करा दिया है आपको, और डेट ऑफ डिलीवरी जो उसने डाला है उस पर, उसके विद इन 4 days में कंसाइनी ने अगर पीआरसी जनरेट नहीं की तो पीआरसी सिस्टम विल अलाउ पीआरसी जनरेट ऑटोमेटिकली। वहाँ पीआरसी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, और वो ऐसा इंडिकेशन करके जनरेट होगी कि आपने जो भी ऑल क्वांटिटीज थी वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है तो वो 2 दिन के भीतर, आप जब पीआरसी ऑटोमेटिक जनरेट हुई है उसके 2 दिन के भीतर आप करेक्शन कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि हमें ये चीज़
ये चीज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 2 दिन बियॉन्ड 2 डेज हो गया, पीआरसी ऑटोमेटिक जनरेट हुई और बियॉन्ड 2 डेज हो गया, तो आपके पास ख़राब आया आइटम आया है या कैसा भी डिफेक्ट आइटम आया है, आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। पीआरसी करने के बाद में भी बायर क्या करता है कि कभी कभी भूल जाता है या फिर बहुत लेजी होते हैं कभी कभी, तो वो सीआरएसी जनरेट नहीं करते हैं। तो उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढा है। इफ कंसाइनी डज नॉट जनरेट द सीआरएसी विद इन 10 days फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी, सीआरएसी विल जनरेट ऑटोमेटिकली। अपनी पीआरसी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई विद इन 4 days में, अगर आपने जनरेट नहीं की तो। ऐसे ही अगर कंसाइनी सीआरएसी होता है पीआरएसी के बाद में, अगर ये आपने जनरेट नहीं की तो डेट ऑफ डिलीवरी के विद इन 10 days में अगर जनरेट नहीं की तो सीआरएसी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है सिस्टम के द्वारा। और उसमें भी यही आता है कि आपके द्वारा सभी जो भी आइटम है सब आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। उसमें भी, उस केस में भी 3 दिन आपके पास अवेलेबल हैं। 3 days, 3 दिन के भीतर आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इफ स्टिल नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय कंसाइनी इन 3 days, सीआरएसी वुड बी कंसीडर एज फाइनल सीआरएसी। अगर उन 3 दिनों के भीतर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है सीआरएसी पे, तो वो सीआरएसी फाइनल सीआरएसी के रूप में मानी जाएगी। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी अगस्त में ही आई है और अगस्त में हमारा कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसलिए हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे उस पर। तो इन चीज़ों का थोड़ा, क्योंकि कई बार आइटम डिफेक्टिव आ जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अगस्त के बाद आया है, तो और हमारा कोरोना टाइम चल रहा है, तो ऑफिस भी डेली नहीं चल रही हैं, एक दिन छोड़ अल्टरनेट डे में चल रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिफेक्टिव आइटम आ जाए और आप उसमें ना पीआरएसी जनरेट करो ना सीआरएसी जनरेट करो, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए और आपको वो फाइनल सीआरएसी के रूप में आपको पेमेंट करना पड़े। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक पेमेंट जो मोड रहता है, हम पहले मान लो कोई पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसको ऑफलाइन भेजते थे, जेम पे फेल हो गया है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जीपीए एंड पीएफएमएस जो आपके ऑफिसों में करते हैं, हमारे ऑफिसों में पीएफएमएस रहता है, तो सिर्फ उनके अलावा किसी भी कंडीशन में पेमेंट नहीं होगा जेम पे। तो जेम पे आपको पेमेंट पीएफएमएस से करना है, वो ऑनलाइन करना है। फॉर प्लेसिंग न्यू ऑर्डर आफ्टर 1/7/2020, 1 जुलाई 2020 के बाद में जो भी ऑर्डर हैं उनका पेमेंट मोड सिर्फ जीपीए या पीएफएमएस रहेगा। उसके पहले के जो भी ऑर्डर हैं वो आप ऑफलाइन या जैसे भी करते थे, लेकिन अब 1 जुलाई 2020 के बाद में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि आप जीपीए एंड पीएफएमएस के अलावा किसी और ऑप्शन से, किसी और मोड से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जब सीआरएसी क्रैक हो जाती है, आपकी सीआरएसी जनरेट हो जाती है, सीआरएसी जनरेट के 14 डेज भीतर, वैसे तो इमीडिएटली बिल करना चाहिए, लेकिन विद इन 14 डेज में आपको वो बिल क्लियर करना ही है। अगर आपने वो 14 डेज में बिल क्लियर नहीं किया तो आपको आपकी जेम आईडी पे बार बार रिमाइंडर आएगा सिस्टम के द्वारा, और वो सिस्टम के द्वारा जो भी रिमाइंडर आता है आप उसको इग्नोर करते चले गए। हालांकि कई बार होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन वहाँ पे अपडेट नहीं होता है। तो जेम को एक मेल लिखिए कि हमारा पेमेंट इनका ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है और ये ऑर्डर डेट है विद ऑर्डर नंबर के, ये हमारा पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है, हमने पेमेंट कर दिया है। उस केस में जेम देखेगा। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और 40 डेज हो गए हैं
और आपने पेमेंट नहीं किया है, फिर उसके बाद में रिमाइंडर आ रहा है और आप रिमाइंडर को भी कंटिन्यूस इग्नोर कर रहे हो, तो आपकी आईडी पे रेड फ्लैग हो सकती है और वो आईडी वॉच लिस्ट में जा सकती है। और वॉच लिस्ट 3 मंथ का है, 3 मंथ आप उस आईडी से ना कुछ खरीद पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते। 3 मंथ आपकी आईडी एज ए ब्लॉक हो जाएगी, उस आईडी से आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि क्लैरिफिकेशन इन बिड और इम्पोर्टेंट अपडेट अबाउट पेमेंट, ये चीज़ें थोड़ी नई थी इसलिए हमें बताना ज़रूरी था। अदरवाइज पुरानी वीडियो भी थी, पुरानी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी बताना। अभी मान लो इसके एडवांटेज अगर हम देखें कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, अभी हम जैसे इसके एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि जेम का एडवांटेज बायर के लिए क्या है और सेलर के लिए क्या है। तो बायर का तो आप ऑब्वियसली सब करते हो जेम पे, मेरे हिसाब से तो शायद सभी ऑफिसों में जेम तो हो ही गया है और आपको कंपलसरी तो मैंडेटरी तो कर ही दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। लेकिन कई पीएसयूज़ में अभी शायद जेम नहीं चल रहा है, वो डायरेक्ट परचेज करते हैं एलपीसी या फिर दूसरे रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होने वाला है और इसमें बहुत सी रेस्ट्रिक्शन भी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा फिल्टर होगा ये। अगले साल इसका 5th वर्जन भी आएगा, उसमें और भी हो सकता है आपको 25,000 का जो आपके पास थी कि आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, हो सकता है वो 15,000 हो जाए। वही अगस्त में इसका 5th वर्जन आएगा, तो उस समय देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके एडवांटेज देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराता है कि इसमें अब तो इसमें वेंडर का नाम भी नहीं रहता है ताकि हम संपर्क ना कर सकें। उसमें ये भी खतरा था कि वेंडर से संपर्क कर लें, तो वो भी इन्होंने हटा दिया है। तो ये प्योर ट्रांसपेरेंसी है। ईजी ऑफ बाइंग, आप ईजिली कोई परचेज करना चाहते हो कोई आइटम तो आप परचेज कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एक चेयर पे बैठे बैठे, एक कंप्यूटर और चेयर पे आराम से बैठ के आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। मल्टीपल कंसाइन कैन बी सेलेक्टेड, इसका मतलब क्या है मल्टीपल कंसाइन कैन बी सेलेक्टेड? मान लो आप कई डिवीज़न ऑफिसों में तो ऑफिस अलग अलग जगह पे रहती हैं, तो आप मल्टीपल कंसाइनी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बायर ने लिया, बायर ने कोई चीज़ परचेज की और वहाँ पे कंसाइनी पूछेगा आपको कि किस कंसाइनी के पास जानी है, तो वहाँ पे आप उसको ऐड कर दीजिए कि किस कंसाइनी के पास जाएगी। वो ऑटोमेटिक चीज़ जो वेंडर पार्सल करेगा या स्पीड पोस्ट करेगा, जो भी करेगा, वो उसी कंसाइनी के नाम से वहाँ पे चली जाएगी। वो रिसीव करेगा, आपको कंसाइनी बता देगा कि हाँ आइटम डिफेक्ट है या फिर सही है, वो उसकी रिपोर्ट देगा। बायर इजीली आप वहाँ से फिर बिल निकाल सकता है। मल्टीपल कार्ड कैन बी मेक, मल्टीपल कार्ड जैसे मान लो स्टेशनरी का कोई आइटम है, तो स्टेशनरी के आइटम में अभी हमको पेन भी लेने हैं, शार्पनर भी लेनी है। अब एक एक चीज़ खरीदोगे तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, और हो सकता है आपको डिलीवरी भी उसकी ना मिले, क्योंकि कई वेंडर करते हैं कि छोटी चीज़ें हैं कौन डिलीवरी करेगा। तो उसमें आप एक साथ में ही कई चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपने वो भी याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपने 25,000 से अबव किया तो उसका फिर एलेवन बनाना पड़ेगा, तो एक वो दिक्कत है। तो बेटर यही ऑप्शन अपनाना चाहिए कि 25,000 से बिलो जितने भी आइटम हैं वो एक कार्ड में कर लिए जाएं और उनको परचेज किया जाए। पिन कोड बेस्ड सेलर सिलेक्शन, आप मान लो कोई आइटम आपको बहुत जल्दी चाहिए और आप नियर बाई में उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो आप पिन कोड डालिए कि इस सिटी में चाहिए आपको, तो पिन कोड डाल दीजिए। जैसे हम पुणे का 411024 डालते हैं तो वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको जितने भी वेंडर होंगे उनकी लिस्ट बता देगा, नाम नहीं बताएगा, सिर्फ लिस्ट वो आ जाएगी आपके पास में कि ये वेंडर पुणे में अवेलेबल हैं, आप किसी को भी ऑर्डर दे सकते हो। लेट डिलीवरी चार्ज कैन बी डिडक्ट, मान लो कई बार वेंडर क्या करता है कि ध्यान नहीं देता है, ध्यान भी देता है लेकिन उनके पास में वो आइटम अवेलेबल नहीं होता है, आपको वो आइटम जल्दी चाहिए, तो उस केस में अगर आप उसकी डिलीवरी लेट हो गई तो आप
उसका चार्ज भी काट सकते हो, उसमें डिडक्शन आता है, उसका कुछ परसेंट रहता है पर वीक, उसका हर वीकली चेंज वेरी होता रहता है परसेंटेज, कि इतना परसेंटेज आप काट सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ जैसे डिलीवरी पीरियड डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है कि ये डिलीवरी इतने टाइम पे होनी थी, इस डेट को होनी थी, लेकिन आज हुई है, तो इसका कितना परसेंट कटता है वो ऑटोमेटिकली निकालेगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरी नहीं है उसमें। प्राइस ट्रेंड एंड प्राइस कंपेरिजन फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर, इसका मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा एक लाइव भी दिखा दूंगा कि प्राइस ट्रेंड एंड प्राइस कंपैरिजन आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जब आप आइटम को ये खरीदते हो, परचेज करते हो, उसके जस्ट साइड में आपको एक प्राइस ट्रेंड का लिखा रहता है। वहाँ पे उसको आप क्लिक करोगे तो लास्ट 6 मंथ का वो बता देगा कि ये आइटम 6 मंथ, पिछले प्रीवियस 6 मंथ में कितने रुपए में बिका है और आप कितने रुपए में इसको परचेज कर रहे हो, कहीं ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो वो भी चीज़ें आप उस पर देख सकते हो। अब ये तो बायर के तो और भी बहुत फ़ायदे हैं जेम पे, अगर देखना चाहें तो बहुत से फ़ायदे हैं। अभी हमने थोड़े एडवांटेज बायर के देखे, थोड़े एडवांटेज हम सेलर के भी देख लेते हैं कि उनको एडवांटेज क्या क्या है। सेलर को एडवांटेज है कि उसको कोई पेपर की ज़रूरी नहीं पड़ती है, ना कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरी पड़ती है कि हम कांटेक्ट करेंगे तो हमारा आइटम सप्लाई होगा, नहीं तो हमारा आइटम सप्लाई नहीं होगा। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपना आइटम अपलोड करिए जेम पे और ईजिली कोई ऑर्डर आता है, आप ईजिली या तो उसको स्पीड पुश करिए या पार्सल करिए, मतलब जैसे भी आपको सुटेबल लगे उसको पहुंचा दीजिए। तो फुल्ली ऑनलाइन एंड पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म, ये फुल्ली बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है। नो चार्ज और फीस फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड, जेम पे आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपको कोई भी फीस नहीं लगती है, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप कोई भी आदमी इस पे, कोई भी सेलर रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक जीएसटी ज़रूरी है, जीएसटी ज़रूर होना चाहिए। मल्टीपल इनवॉइस फॉर सिंगल ऑर्डर, मल्टीपल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इजी एसेस टू पार्टिसिपेट इन बिड एंड रिवर्स ऑक्शन, बिड में पार्टिसिपेट करना बहुत ईजी है। ऑल इंडिया की बिड में आप किसी भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि बिड ओपन हुई है तो बिड फ्लोट हुई है तो हमें वहाँ जाके हार्ड पेपर में सबमिट कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बैठे बैठे अपनी ऑफिस से किसी ऑल इंडिया के किसी भी कोने में बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल सेलर विल बी शोन रीजन फॉर रिजेक्शन, आपकी बिड अगर रिजेक्ट हुई है तो उसका रीज़न आपको दिखाई देगा कि इस रीज़न के कारण हमारी बिड रिजेक्ट हुई है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि 4th वर्जन में ये चीज़ें भी आई हैं कि आपने रिजेक्ट किया है तो उसका आपको सेलर विद इन 48 आवर में, टेक्निकल एवोल्यूशन जब हुआ है विद इन 48 आवर में वो आपको चैलेंज कर सकता है। अगर उसको नहीं लग रहा है कि ये मेरा जो रिजेक्ट किया गया है वो गलत तरीके से रिजेक्शन मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ बिड में, तो वो आपको वन टाइम चैलेंज कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं आपके पास उसी हिसाब से आप उसको रिजेक्ट करिए। डायनेमिक प्राइसिंग एंड प्राइस कैन बी चेंज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, आप उस पर प्राइस चेंज कर सकते हैं। सेलर अपनी प्राइस खुद डाल सकता है, उस पर जेम का वो नहीं है कि आप खुद अपनी प्राइस मार्केट एज पर मार्केट कंडीशन आप चेंज कर सकते हो। और एक थोड़ा सा और रह गया था उसमें कि एक जो कोरोना के टाइम पे है उसमें क्या ऐड किया गया था। कोरोना को देखते हुए ये चीज़ ऐड की गई थी कि जो बिड की ड्यूरेशन है एक्चुअली 7 डेज रहती है सर्विसेज के लिए या फिर कोई भी आइटम खरीदने के लिए, लेकिन इसमें कोरोना को देखते हुए ये 3 डेज कर दी गई थी कि 3 दिन के बिड आप 3 दिन तक फ्लोट कर सकते हो। और जब उसका ऑर्डर प्लेस होगा जो डिलीवरी पीरियड आप सिर्फ 2 दिन का ही रख सकते हो। बट क्रिटिकल नेचर ऑफ आइटम, कोई आइटम बहुत ही ज़रूरी है तो उस केस में आपको 2 दिन में भी वो डिलीवरी पीरियड आप 2 दिन का रख सकते हो कि मुझे सिर्फ 2 दिन में ही डिलीवरी इसका चाहिए। तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हालांकि अगर जेम पे बात करें तो बहुत लंबा है हर एक चीज़ के बारे में जानना। तो अभी हम एक थोड़ा लाइव सेशन पे फोकस करते हैं कि लाइव जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो
क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं हम लाइव सेशन पे। जैसे ये हमने जेम ओपन किया, हम लॉगिन पे गए, तो मैं मेरी आईडी ओपन कर रहा हूँ। पहले क्या होता था कि जेम यूज़र आईडी डालने के बाद में सीधा पासवर्ड आता था, लेकिन इन्होंने और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब कैप्चा डाल दिया गया। पहले कैप्चा डालिए, उसके बाद में भी आपको, पहले जेम पासवर्ड था लेकिन उसके बाद में अब आपको एनआईसी मेल का जो पासवर्ड आपके पास है वो आपके डालना है। तो जेम के लिए एनआईसी मेल भी आपको बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये देखो इसमें सीधा आ रहा है एंटर एनआईसी ईमेल पासवर्ड, आपको इसका पासवर्ड भी डालना है। ये मैं अपनी आईडी ओपन कर रहा हूँ, जेम पे जो हमारी आईडी है। नेट थोड़ा स्लो है हमारे यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे मैंने अभी जेम पे अपनी आईडी ओपन की तो मेरा पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट रिमाइंडर आ रहा है। एक्चुअली ये क्या है कि हमने पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो मैं आपको बोल रहा था कि अपडेट नहीं हुआ है, तो मैंने मेल भी कर दिया है, वो हो जाएगा, एक दो दिन में सही हो जाएगा। देखो इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, टू नो दैट ऑर्डर फॉर विच पेमेंट इज पेंडिंग फॉर CRAC प्लस 40 डेज प्लीज क्लिक ऑन द ओके बटन। अगर आपको CRAC करने के बाद में 14 डेज तक आपने बिल नहीं किया है तो ऐसे रिमाइंडर आपको बार बार आते रहेंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो इसको सीधा इग्नोर कर दीजिए, नहीं किया है तो आपको ये आपकी आईडी वॉच लिस्ट में भी जा सकती है, रेड फ्लैग में आ सकते हैं। अभी मान लो जैसे हमने अभी ऑर्डर डाले हैं, तो ये सब चीज़, ये ऑर्डर हमारे हैं, तो यहाँ पे सब आता है, ऑर्डर कंफर्म हो गया, सेलर ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, एक्सेप्टेड कर लिया है, वहाँ से डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी डालेगा तो वो डिस्पैच का यहाँ पे आपको शो कर देगा। डिलीवरी होने के बाद में आप जैसे PRC और CRAC क्रैक करेंगे तो यहाँ पे वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। अभी मान लीजिए जैसे अपन को कुछ भी आइटम ख़रीदना है, जैसे मान लो मुझे सोफ़ा ख़रीदना है, तो आप यहाँ से सर्च करिए। सर्च करने के बाद में भी ये जितने हैं, अब यहाँ आपको बिड का ऑप्शन भी है, और ये देखो आ रही ये ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और ये दोबारा और भी ऑप्शन आता है, जब आप बिड फ्लोट करते हो तब भी आपसे पूछेगा वहाँ पे। और ये PAC है, तो PAC जैसे कोई एक हम किसी एक कंपनी खरीदना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कंपनी को कि गोदरेज कंपनी का हम कोई आइटम खरीदना चाह रहे हैं, उस केस में PAC का ज़रूरी पड़ता है, PAC पे क्लिक करना है। लेकिन उस केस में हमें मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए, उसके इसमें किसी को पावर नहीं है, सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी सर को मिनिस्ट्री का पावर चाहिए उसमें हमें। ये बता रहा था मैं आपको सेलर रजिस्टर्ड एड्रेस, तो यहाँ पे आप पिन कोड से भी पिन कोड डाल सकते हो और अपने नियर बाई में जो भी वेंडर है उससे आप खरीद सकते हो। आप सेलर रेटिंग कितनी आपको रेटिंग से बियॉन्ड होना चाहिए वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कंसाइनी, तो यहाँ पे कंसाइनी आप सिर्फ डिलीवरी लोकेशन है में हमारा यहाँ पे कंसाइनी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आप कंसाइनी डालिए, वहाँ पे वो डिलीवर आइटम हो जाएगा। मान लो मैंने इसका एक क्वांटिटी कर दी, अब ये सर्च में आएगा। सर्च में अगर आपको 25,000 से बिलो है कोई आइटम तो यहाँ पे L1 आएगा, और 25,000 से बिलो है तो आप कोई भी आइटम खरीद सकते हो। लेकिन ये सभी देखो 25 से अबव है, तो आपको ये L1 निकालना ही पड़ेगा। आप L1 निकालने के लिए फ़िल्टर करिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे जाइए, यहाँ से आप इनका लेंथ, सिंगल सीटर, मतलब जो भी आपको करना है, कौन कैसा आइटम चाहिए आपको, इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, उस हिसाब से आप इसके स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करके और आप यहाँ L1 निकालिए। L1 के बाद में आप इसका कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन सीट बनाइए। सीट बनाने के बाद में आप जैसे मान लो मैंने ये कंपेरिजन किया, एक दूसरा ये कंपेरिजन कर दिया, तीसरा ये कंपेरिजन कर दिया। अब ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम कंपनी है, सिंह फर्नीचर, और ये भी सिंह फर्नीचर, तो ये नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, सिंह फर्नीचर।
ये RC वाला ये हो जाएगा। ये देखो ये आ गया। यहाँ से स्टार्ट कंपेरिजन करिए। स्टार्ट कंपेरिजन करने के बाद में आपको ऐड टू कार्ट आएगा, ये ऐड टू कार्ट आ गया। तो ये आपका करंट L1 है और ये आपने 3 सर्च किए थे, तो ये आपके ऐड टू कार्ट करने के बाद में आपके ये शॉपिंग कार्ट में चला जाएगा। मान लो ये शॉपिंग कार्ट में, यहाँ से मान लो हमने ऐड टू कार्ट कर दिया। यहाँ से पूछेगा आपको बिड करना है या डायरेक्ट परचेज करना है, तो हम डायरेक्ट परचेज ही करते हैं क्योंकि 5 लाख से अबव नहीं है। मैंने ये जस्ट आपको थोड़ा बताने के लिए 2090 का किया है। यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कीजिए और यू कैन ईजिली, आपके ये शॉपिंग कार्ट में भी आ गया, आप देख सकते हो व्यू ऑल कार्ट। यहाँ से शॉपिंग कार्ट में आ गया। आप यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर दीजिए। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में आपसे पूछेगा कि किसका अप्रूवल था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसका था, फाइनेंशियल अप्रूवल किसका था, कौन से हेड में लेना है, और आपको जो अपलोड करना है फ़ोटो, जो फाइल अपलोड करनी है वो आपको फाइनेंशियल उसकी अपलोड करनी है। जो भी फाइनेंशियल अप्रूवल हुआ है आपको नोटिंग वो अपलोड करनी है। अमाउंट ब्लॉक करवाएगा, अमाउंट ब्लॉक कर दीजिए। उसके बाद में आपसे OTP आएगा, OTP पूछे। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि प्राइस ट्रेंड कहाँ आता है, चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे भी है वैसे देखना चाहो तो, और कंपैरिजन शीट भी यहाँ से आप देख सकते हो कि हम कौन कौन सी हमने कंपैरिजन में कौन कौन सी वो आई थी। तो यहाँ से मुझे नहीं करना है ये, तो मैं डिलीट कर देता हूँ ये। और आपको मैं बता दूँ कि प्राइस ट्रेंड के बारे में, कि प्राइस ट्रेंड क्या था। देखो हमने मान लो, फिर मैं दोबारा सोफा ही डालता हूँ, तो एक ही डाला। कोई भी आइटम को आप क्लिक करिए उस पर, यहाँ से आपको प्राइस ट्रेंड, इसके बारे में आप इस पर क्लिक करिए, ट्रेंड पे क्लिक करिए। यहाँ आपको आपके जो प्रीवियस 6 मंथ की जो भी इसकी प्राइस वेरी हुई है वो आपको बता देगा। ये थोड़ा लेट चल रहा है इसलिए, ये देखिए ये बोल रहा है देयर आर नो परचेज डन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, प्लीज ट्राई व्यूइंग द ट्रेंड एट सब कैटेगरी लेवल। आप सब कैटेगरी पे यहाँ से जाइए, ये आपको 6 मंथ का ये देखो ये बता देगा कि मैं इतना ख़रीदा, मैक्सिमम प्राइस थी इसकी, ये एवरेज प्राइस थी, मिनिमम प्राइस थी, वो सारा फिगर बता देता है आपको कि लास्ट 6 मंथ में इसका प्राइस कैसे कैसे चला था। 99,500 में ख़रीद के ये 2,52,720 इतने का भी ख़रीदा गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। और यहाँ आप परचेज रिक्वेस्टेशन डाल सकते हो, आपको जो भी आइटम चाहिए वो आप परचेज उसका रिक्वेस्टेशन डालिए आप। यहाँ पे आपकी बिड जो आपने फ्लोट की हुई है उनकी लिस्ट आती है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपने जो जो आइटम आपने प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर, कोई आपकी सर्विस चल रही है आउटसोर्सिंग के बारे में तो ये सर्विस सब बता देते हैं। जैसे हमने 2-3 हमारी सर्विस चल रही थी तो ये आउटसोर्सिंग के बारे में बता देता है। यहाँ से आप बिल प्रोसेस बिल पे करोगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो जनरेट होता है, ऑर्डर नंबर, वो ऑर्डर आप डालोगे तो उस पर सर्च करो, वो बिल आ जाता है। और उस बिल को PFMS DDO को अप्रूव, DDO को फॉरवर्ड कर दो, DDO आपका PFMS में फॉरवर्ड कर देगा, फिर आपके बिल ऑनलाइन पेड हो जाएगा उसमें। यहाँ से आप इंसिडेंट भी रेज कर सकते हो कि किसी वेंडर का मान लो आइटम डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट आइटम आया है, तो वहाँ से आप यहाँ से इंसिडेंट आप रेज करो, वो इंसिडेंट उसके पास जाएगा और उसको अगर आपने उसको सीवियर में डाल दिया है तो उसके पास में SCN में भी चला जाता है, शो कॉस्ट नोटिस भी चला जाता है, और शो कॉस्ट नोटिस में उसको 7 दिन में जवाब देना ही पड़ता है। ये चीज़ें अभी इसकी इंसिडेंट पॉलिसी में भी कुछ चेंज हुआ है, बहुत से चेंज हुए हैं इंसिडेंट पॉलिसी में भी, कि आपको उसका 7 दिन में 7 डेज कैलेंडर में आपको जवाब देना ही है, SCN जाएगा, अदरवाइज़ वो ID ऑटोमेटिक वॉच लिस्ट में चली जाएगी। पहले क्या होता था कि वो जब तक
वॉच लिस्ट में नहीं जाती थी, कई कई दिन बीत जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपकी आईडी ऑटोमेटिकली वॉच लिस्ट में चली जाएगी। सेलर की आईडी अगर बायर ने, सेलर हो या बायर हो कोई भी हो, अगर आप कोई भी आइटम डिफेक्ट पाया गया है और उसके खिलाफ आपने वो कंप्लेंट डाल दी है, तो उसका उसका रिप्लाई आपको उनको, सेलर को या बायर को देना ही पड़ेगा। एक चीज़ और देखी गई है इसमें मेरे द्वारा भी, कि इसमें एयर टिकट बुकिंग भी हो रही है। जेम के द्वारा आप टिकट भी बुक कर सकते हो। जैसे मान लो ये मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिलेगा। ये देखो, वन वे राउंड ट्रिप, एयर टिकट बुकिंग फॉर ऑफिशियल पर्पज अवेलेबल विद upfront payment via internet banking, debit card, credit card only. Kindly proceed ahead only if you can make the payment upfront using this mode for air ticket booking. तो यहाँ से आप एयर टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। कई चीज़ें इन्होंने अच्छी अच्छी दी हुई हैं, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, और CRAC, PRC और CRAC के बारे में देखते रहना है। और ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हमने एक ऑर्डर डाला था, मतलब से ये ऑर्डर डाल दिया हमने, इसका बिल प्रोसेस कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे ये हाईलाइट होता व्यू प्रोसेस प्रोसेस ऑर्डर पर करिए। प्रोसेसर ऑर्डर करने के बाद में PRC जनरेट होगी। मान लो जैसे मैंने व्यू ऑर्डर डिटेल मान देख लिया, देखो यहाँ पे ये आपकी शिपमेंट डिटेल है, ये CRAC आपकी जनरेट हुई है, तो उसको PDF में आप डाउनलोड कर सकते हो। ये PRC समरी हो गई इसकी, कि कितने तारीख कब कंप्लीटेड की गई थी, किसके द्वारा कंप्लीटेड, कंसाइनी के द्वारा, कितनी क्वांटिटी थी और कितनी एक्सेप्ट थी। ये CRAC, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो आपने कैसे कैसे वो की थी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके पास में। डिलीवरी इंफॉर्मेशन क्या थी, कौन सी डेट को डिलीवर हुआ था, उसका बाउचर नंबर क्या था, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। बस सिर्फ इस चीज़ का देखना है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई आइटम डिफेक्ट आ गया तो उसका तुरंत हम इंसिडेंट रेज करना है। ये नहीं है कि हम CRAC के लिए बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, PRC भी हमने जनरेट नहीं किया है, क्योंकि आजकल जेम ने अपना फीचर चेंज कर दिया गया है। और अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप PRC खुद जनरेट नहीं करोगे, तो वो डेट ऑफ डिलीवरी का जो भी प्रूफ डालेगा वो उसमें विद इन 4 डेज में अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर जनरेट हो जाएगी। और फिर हमको 2 दिन का टाइम मिलेगा मॉडिफिकेशन में। कई बार होता है कि वो 2 दिन आपको पता भी नहीं लगता है कि PRC जनरेट हो गई है, और वो 2 दिन में, वो 2 दिन भी निकल जाते हैं, तो वो आपकी कंप्लीट सेम मानी जाएगी, उसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर 2 दिन में करेक्शन कर पाते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में भी अगर आप 10 दिन भी निकल जाते हैं, तब CRAC भी जनरेट नहीं कर रहे हो, तो वो CRAC भी जनरेट होगी, उसमें भी आपको 3 दिन मिलेगा। अगर उस 3 दिन में भी आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो वो आपकी CRAC कंसिडर होगी फाइनल CRAC की। मतलब आपने सब पूरा जो भी आइटम था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, कोई भी आइटम डिफेक्ट नहीं है, आपके द्वारा दी हुई जानकारी सही है, जो भी मटेरियल आया है वो सही है। और बिल का खास तौर से ध्यान रखना है, बिल हमेशा बहुत जल्दी ही निकालना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आइटम आया, CRAC जनरेट के तुरंत बाद हमें बिल प्रोसेस पे चले जाना है। नहीं तो मेरी जैसे आ रही थी यहाँ पे CRAC ओल्डर देन 14 डेज, ये हमें नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारे सारे बिल हो चुके हैं, तो ये हमें नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। ऑल बिल्स में अगर आप डालोगे तो वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जो भी आपके बिल पेंडिंग है वो आपको दिखा देगा। तो CRAC 40 दिन, CRAC होने के बाद में 40 दिन के भीतर आपको पेमेंट उसका करना ही है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। और एनी क्वेरीज, एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, पूछिए जो भी कोई डाउट है, मुझ पे जितना आएगा मैं हमेशा कोशिश करूँगा हेल्प करने की। एंड थैंक्स। आशा करता हूँ कि आपको जो भी इंट्रो दिया वो अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एंड थैंक्स, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।